नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एज। विनिंग एज बुक जो लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज हम इस बुक का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इज़ कॉन्फॉर्मिटी होल्डिंग यू बैक। इज़ कॉन्फॉर्मिटी होल्डिंग यू बैक, ये सवाल ऑथर हम सबसे पूछ रहे हैं। कॉन्फॉर्मिटी क्या है बेसिकली? ये एक तरह से रिचुअल्स हैं, बिहेवियर है और एक तरह से ट्रेडिशंस हैं, अनरिटन लॉज ऑफ सोशल लाइफ है हमारा, जो कि हम देखते हैं। हम ज़िंदगी में अपने कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हम लोगों में अपना उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनको मिल रहे हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो एक शिष्टाचार कहें, उसे कस्टम कहें, उसको ट्रेडिशन कहें, तो ये सारा जो है इसको यहाँ पे ऑथर हमें सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये जो आप एक तरह से व्यवहार कर रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, जब आप रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो एक उस अनरिटन लॉज को कहते हैं आपका, उनको मानना और उनको कहते मानते हुए उनको निभाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक कारण बन रहा है आपका, आपके लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने में एक रुकावट तो नहीं बन रहा? ऑथर ये हमें सवाल करते हैं। और इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ कुछ ऐसे हमारे सो कॉल्ड बिहेवियर्स, हमारे ट्रेड्स डिस्कस करते हैं जिनके रिगार्डिंग हमारा जो है सोसाइटी में हम जिसे कहेंगे कि कुछ ना कुछ हम सो कॉल्ड अनरिटन लॉज को हम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो कहते हैं हमें देखना होगा, उनको वैल्यूएट करना होगा कि कहीं हम जो उन लॉज को हम कहते हैं एक तरह से अपने ऊपर थोप तो नहीं रहे हैं, हम उनको अपने बेहतरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, या हम कहते हैं एक तरीके से मजबूरी में उनको निभा रहे हैं। तो ये सारा वैल्यूएशन हमको करना होगा ताकि ये जो सारे सो कॉल्ड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हम फॉलो करें, हमें करने चाहिए। रादर इट्स गुड फॉर अस, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, किसी समाज में रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज बन जाता है हम ट्रेडिशंस, कस्टम्स ऑफ एनी सोसाइटी टू फॉलो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि उन कस्टम्स, ट्रेडिशंस को फॉलो करते करते हमें ये भी देखना है कि उस चक्कर में कहीं हमारी आइडेंटिटी जो है वो तो नहीं कहीं ख़त्म हो रही, या उसका हमें कोई हार्म तो नहीं हो रहा। सो दिस इज़ ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, और या इसको ब्रीफ कह सकते हैं, इस पूरे चैप्टर का है ये। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक कोट से इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं कि वी फॉरफिट 3/4 ऑफ आवर सेल्स टू बी लाइक्ड बाय अदर पीपल। कहते हैं हम अपनी 3/4 से ज़्यादा कहते हैं अपनी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का टाइम है, वो जो हम ख़राब कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। किस चक्कर में? कहते ताकि हमें जो है लोग पसंद कर सकें, या हम कहते हैं लोगों में लोकप्रिय हो सकें, या कहते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में जो हैं हम ऐसे काम करते हैं, हम ऐसे अनविलिंगली हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे शो ऑफ करते हैं जो कि हमें अल्टीमेटली हम ना चाहते हुए भी करते हैं। तो कहते हैं इस चक्कर में हम अपने आप को बहुत डैमेज कर लेते हैं। आगे चलते हैं, क्या बात करते हैं 1971 की। एक सिंगर होते हैं रिक नेल्सन, वो न्यूयॉर्क में कहते हैं एक बहुत बड़ी गैदरिंग में सॉन्ग्स अपना परफॉर्म करते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं। तो लोग जो हैं उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उनको प्रेज़ करते हैं बहुत, उनकी वहाँ पे कहते हैं उनकी सो कॉल्ड प्रेज़ होती है। तो लेकिन वहाँ पे एक बात करते हैं वो, एक ऑल ऑफ ए सडन के कुछ वहाँ पे नया रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, नए तरह के गाने गाने की कोशिश करते हैं। तो ऑल ऑफ ए सडन जो है, जो वहाँ पे ऑडियंस थी, वो उनका विरोध करना शुरू कर देती है। वो उनको एक तरह से उनको उसके लिए जो है एक तरह से उनको यू कैन से शाउट करना शुरू कर देती है, उनको चीखना चलाना शुरू कर देती है उनके ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देख के जो थे मिस्टर नेल्सन, ये देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये ऑडियंस जो मेरे पे इतनी कहते हैं फ़िदा थी, मेरे पे मर रही थी और मेरे गानों को इतना
खुश हो रही थी, तो मैंने एक गाना ऑल ऑफ ए सडन, जो मैंने ऑलरेडी गाने लिख रहा था या गाने गा रहा था, तो उसमें से मैंने एक अपनी तरफ से एक गाना और गाया, तो ये इनको पसंद नहीं आया और इस तरीके से ये बिल्कुल कहते हैं ऑपोजिट वे में जो है रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये उनको बिल्कुल एक तरह से बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, फिर उस इंसिडेंट्स के बाद ये एक गाना लिखते हैं और गाने को लिखने के बाद उस गाने को ये 1972 में गाते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि वो जो गाना उस इंसिडेंट्स के बेस पे बनाते हैं 1971 का, जब इनकी इतनी कहते हैं बेइज्जती करते हैं लोग, इनको बुरा भला कहते हैं वहाँ पे, तो कहते हैं उस पे बेस्ड ये गाना लिखते हैं। गाने का नाम होता है गार्डन पार्टी। तो जब ये 1972 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जब ये गाना गाते हैं, तो वो गाना इतना हिट होता है और लोग उसको इतनी प्रेज़ करते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा सेल होती है गाने की। तो कहते हैं फिर अब यहाँ पे ऑथर हमें कहते हैं एक सोचने के लिए मजबूर करते हैं, हमें समझाते हैं कि अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब ये नहीं पता चलता कि लोग आपकी किस बात को कब कैसे कहाँ किस तरह से रिएक्ट कर दें, ये आपको पता नहीं है। और अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि मैंने जो है वो सारे काम करने हैं जिसमें लोग खुश हों या मैं लोगों को खुश कर पाऊँ, मैंने बस वही काम करने हैं, तो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा हमें रुकने के लिए कहते हैं। रुकने के लिए कहने का मतलब हमें कहते हैं कि आप इसमें अभी थोड़ा रुकिए, सोचिए और उसके बाद कहते हैं एक्ट करिए। और वो ऐसा क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, कहते दुनिया में आप कभी भी आप ये कहें कि आप दुनिया को खुश कर पाएंगे हमेशा के लिए, कहते वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहते हैं लाइफ में आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे या हो जाता है, होता है, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि आप दुनिया को हमेशा खुश नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपके जो सोसाइटी में सो कॉल्ड, जैसे पहले बताया कि कुछ ट्रेडिशंस, कस्टम्स कहते हैं, व्यवहार या कहते हैं कुछ नीतियाँ जो कि सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबल नॉर्म्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहते हैं अगर हम उन नॉर्म्स को, उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते करते हम अपनी कहते हैं सो कॉल्ड आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं, तो कहते हैं तब हमें वहाँ पे स्टॉप करना होगा, सोचना होगा और इसको रिव्यू करना होगा इस सिचुएशन को, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें फिर जो है एक्ट करना होगा। अब बात करते हैं कि अब इसके बाद कहते हैं ये जो इन्होंने सॉन्ग गाया, दोबारा नया बना के गाया और उसके बाद इतना मशहूर हो गए या उतना गाना वो फिर हिट हो गया, कहते हैं अब ये इनमें कोई इनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था। इन्होंने गाना बनाया और गाना बना के लोगों के सामने पेश कर दिया और लोगों ने पहले गानों पे कहते हैं उनको हाथों पे उठा लिया और दूसरा गाना गाया तो लोग उनको बुरा भला कहने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब ये जो सो कॉल्ड कन्फॉर्मिटी है या कहते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कहते हैं कस्टम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको एक तरह से कंप्लायंस उनकी कर पाना, ये अब हमें देखना होगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कब तक वो हमें निभाने चाहिए या कब हमें स्टॉप करना है, उनको रीवैल्यूएट करना है, कब हमने उनको कहते हैं अपने हिसाब से चलना है लाइफ में। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हमने लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे नो डाउट बात करते हैं कि सोसाइटी में, जैसे पहले बोला कि हम सोशल एनिमल्स हैं, सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं उनको हमें मानना है, निभाना है, लेकिन साथ में हमें अपनी आइडेंटिटी को भी डिसॉल्व नहीं करना है। अपने सो कॉल्ड अपनी जो आइडेंटिटी है उसको पहचानते हुए उसको भी कहते हैं एक तरह से रिप्रेजेंट करना है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं या आपकी आइडेंटिटी डिसॉल्व होती है, आप अपने आप को एक तरह से ख़त्म करते हैं, तो कहते हैं वो भी कुछ ऐसा अच्छा आपका थॉट प्रोसेस नहीं है जिसको आपको रीवैल्यूएट करना होगा और उसको करेक्ट करना होगा।
अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं या कैसे कैसे कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनको ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे हमें थोड़ा एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है कि वो हमें बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं, वो हमें उसमें लुक इन करना चाहिए और लुक इन करके उसको देख के एवेल्यूएट करके फिर हमें उस पर मूव ऑन करना चाहिए कि यस कि हमें इसके साथ मूव ऑन करना है या इसको क्विट करना है या जो भी डिसाइड करना है। तो उसमें सबसे पहला जो ट्रेट आता है दैट इज़ अ बिलीफ सिस्टम। अब ये बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बेसिकली बिलीफ सिस्टम जैसा कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसके अंदर जो कहते हैं आदतें या गुण या अवगुण वट एवर इट इज़, जो उसके ट्रेट्स उसमें पैदा होते हैं, जो उसमें इनबिल्ट होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? वो उसकी फैमिली से होते हैं। उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कहते हैं जब उसकी नर्चरिंग करते हैं, उसको कहते हैं सो कॉल्ड उनकी परवरिश करते हैं बच्चे की, तो कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो हैं उनके जो खुद के जो गुण होते हैं या उनकी कमियां होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे में आनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चा जो है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वो अक्वायर करने शुरू कर देता है वो क्वालिटीज़, या कहते हैं जो वो प्लस भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। और यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन जब ये अब बात आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले हैं तो ऑब्वियस है बच्चे में भी ये गुण उसमें कहते हैं ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। वो अलग बात है कि कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। और एग्जांपल देते हैं, अगर पेरेंट पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो बच्चों में भी एटीट्यूड पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि ये एक पॉसिबिलिटी है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है या क्योंकि उस माहौल में वो पले बड़े हैं। बात करते हैं, लेकिन अब इंसान जब बड़ा हो जाता है या कहते हैं अडल्ट हो जाता है, वही बच्चे जब अडल्ट हो जाते हैं तो उनका मनी के प्रति, पैसे के प्रति, मैरिज के प्रति, रिलेशनशिप्स के प्रति जो उनका थॉट प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये उनके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब अगेन फिर वही बात आती है कि कैसी उनकी परवरिश हुई है, कैसी उनकी पेरेंटिंग हुई है। तो ये यहाँ पे बात करते हैं ऑथर, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और ये सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम जो है आपकी लाइफ में इनका इम्पैक्ट बहुत होता है। यहाँ पे हमें एक तरह से अवेकनिंग कॉल भी देते हैं ऑथर कि अगर आपके ये सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम अगर आपकी फेवर में है, आपको एक अच्छा डायरेक्शन देते हैं लाइफ में, अगर आपको गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो यू शुड मूव ऑन विद योर बिलीफ सिस्टम। अगर आपके बिलीफ सिस्टम आपके इन अलाइनमेंट विद योर इन अचीविंग योर गोल में उसमें हेल्प नहीं करते हैं या कहते हैं वो नेगेटिव हैं, वो अच्छे नहीं हैं ड्यू टू XYZ रीज़न ऑफ योर बैड पेरेंटिंग एंड ऑल दैट, तो कहते हैं आपको उसके साथ नहीं चलना होगा, आप उनको क्विट करना होगा, आपको एक डिसीजन लेना होगा और आपको अपने आप को कहते हैं उसको छोड़ते हुए उन बैड हैबिट्स को या आप उन कहते हैं सो कॉल्ड बैड बिलीफ्स को कहते हैं छोड़ते हुए अपने अच्छे बिलीफ्स को एक्वायर करते हुए मूव ऑन करना होगा। तो यहाँ पे एक हमें वो एक ऐसे चरस्ते पे लाके खड़ा करते हैं कि आपने डिसीजन लेना है, अपने लाइफ की कमांड जो है आपके हाथ में है, आपने जो है बिलीफ सिस्टम को एवेल्यूएट करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है वो आपने डिसाइड करना है। तो इट्स योर डिसीजन टू मूव ऑन इन योर लाइफ बेस्ड ऑन योर बिलीफ सिस्टम, हाउ यू आर गोइंग टू मूव अहेड along with your belief system, previous belief system or a new belief system, because ये सब डिपेंड करता है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपकी हेल्प करते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आपको चेंज करने होंगे। सेकंड है कैरियर चॉइसेस। यहाँ पे बात करते हैं कि ज़्यादातर देखा जाता है कि यंगस्टर पे ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट प्रेशर होता है पेरेंट्स का कैरियर के रिगार्डिंग चॉइस करने का, और यहाँ पे देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं ऑलरेडी बच्चों के लिए अपने आप से अपनी तरफ से कहते हैं एक कैरियर पहले ही डिसाइड करके रखते हैं कि हम बच्चों को ये बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे एंड ऑल दैट। तो कहते हैं यहाँ पे बच्चों पे ये प्रेशर ऑलरेडी होता है, उनको सोचने का, उनको अपनी कहते हैं कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली चूज़ करने का उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अदरवाइज होना ये चाहिए कि बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, उसका कैलिबर
बिहेवियर है उसका जो कहते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग पे बेस पे जो पेरेंट्स को उसका डिसाइड करना चाहिए, उसका फ्यूचर या उसके कहते हैं किस फील्ड में वो जाना चाहता है उसको जाने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि वही जैसे पहले बताया कि पेरेंट्स का प्रेशर या पीयर्स का प्रेशर या कहते हैं सो कॉल्ड रिलेटिव्स का जो एक तरह से उनका एक प्रेशर होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको पूरा करने के चक्कर में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है, बच्चा है, यंगस्टर है, कहते हैं वो अपनी कहते हैं इच्छा का या अपनी जो उसकी लाइकिंग होती है जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसका कहते हैं गला दबा देता है। उसकी जो अंदर कहते हैं जो एक इच्छा होती है ज़िंदगी में कुछ करने की, वो कहीं ना कहीं उसका गला दबा देता है, उसको ख़त्म कर देता है। ऑथर अपनी खुद की बात करते हैं, कहते हैं वो जो थे उनके पेरेंट्स थे बहुत अच्छे थे कंपैरेटिवली, उन्होंने कभी उनको हालांकि कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आपको इस फील्ड में जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि वो उनके पेरेंट्स चाहते थे कोई सिक्योर जॉब वो कर लें लाइफ में, तो उस तरीके से उनको कहते हैं लॉयर उन्होंने बना दिया समहाउ, इस तरीके से उनको कहते हैं मूव ऑन करवाने के लिए बोला। लेकिन उनका इंटरेस्ट जो था कहीं ना कहीं कहते हैं 10, 12, 15 साल के बाद उन्होंने अपना जो है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था तो अल्टीमेटली उन्होंने 15 साल के बाद अल्टीमेटली डिसीजन लिया, एक फॉर्म डिसीजन लिया और अपना जो है फील्ड चेंज किया और एक मोटिवेशनल स्पीकर अल्टीमेटली और ऑथर बने, क्योंकि उनका उस सो कॉल्ड बीइंग एडवोकेट या बीइंग यू कैन से एक लॉयर जो था उनका इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में। तो बात करते हैं कि अब ये उस इंडिविजुअल पे आ जाती है बात, या कोई भी इंसान पे डिसीजन मेकिंग पे आ जाती है कि उसने खुद को डिसाइड करना होता है, उसने डिसीजन लेना होता है कि ये जो सो कॉल्ड जैसे पहले बताया कि ये जो कन्फॉर्मिटीज़ हैं, ये जो एक तरह से कंप्लायंस टू द सो कॉल्ड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कि हमने उनको करना है या नहीं करना है, वो हमारे फेवर में है या नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें देखना होगा, हमें डिसाइड करना होगा। नो डाउट जैसे पहले बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट या बाय बेसिक्स जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट जो ट्रेट आता है दैट इज़ बिहेवियर। अब बिहेवियर में बात करते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं उनमें भी जैसे उनमें भी टीनेजर्स में भी बड़ा प्रेशर होता है कि आपने अच्छे बच्चे बन के रहना है, और उन पे ये जो एक तरह से प्रेशर होता है उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके सो कॉल्ड रिलेटिव्स की तरफ से, उनके टीचर्स की तरफ से, उनके फ्रेंड सर्कल्स में से, कहते हैं बहुत प्रेशर होता है कि उनको भी ये लगता है कि कहीं हम ऐसा बिहेव ना करें या ऐसा कुछ ना करें, ऐसी कोई सोसाइटी में ना पड़ जाएं जिससे हम लोग हमें बुरा भला कहें या हमें लोग जो है ऑड मैन आउट कर दें। तो ये एक तरह से उनमें बहुत बड़ा एक तरीके से अननोन कहते हैं एक ऐसा एक उनकी तरफ कैमोफ्लेज क्लाउड बन जाता है कि उनमें से उनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर कहते हैं ऑथर के अब इन चीज़ को यहाँ पे फिर अगेन उस इंसान की, उस टीनेजर की, उस स्टूडेंट की कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये सारी चीज़ों को वैल्यूएट करना, और वैल्यूएट करने के बाद जो फेवरेबल चीज़ें हैं या जो फेवरेबल बिहेवियर है उसको कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ मूव ऑन करना। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। नो डाउट उसको पहले ये सारा कुछ वैल्यूएट करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब जाके उसको मूव ऑन करना है, कीपिंग अलॉन्ग विद इन माइंड के जो सो कॉल्ड सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशंस क्या हैं उनको कंसिडर करना है, नो डाउट। लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भी ख्याल रखना है, उसको भी डिसॉल्व नहीं करना है, उसको भी कहते हैं ख़त्म नहीं करना है। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि हमें अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना है, और कहीं अगर हमें लगता है कि अपनी आइडेंटिटी लूज़ हो रही है, हम अपने आप को कहते हैं एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को नहीं करना है। और यहाँ पे हमें ऑथर एक तरीके से वार्न भी करते हैं कि यहाँ पे एक बहुत एक थिन लाइन है बिटवीन कहते हैं यहाँ पे अगर अपने आप को ज़्यादा आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी ईगो जो है वो डोमिनेट कर
सकती है आपके ऊपर। आप कहते हैं इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, आप अपने आप को इतना ज़्यादा कहते हैं सो कॉल्ड सेल्फ इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, आप अपने तरीके से ही सोचेंगे, चाहे वो अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू सम अनएथिकल वेज एंड मीन्स जो कि सो कॉल्ड सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होंगे। तो हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने ईगो पे कंट्रोल रखना है, ईगो पे चेक रखना है और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए अपने आप जो है कहते हैं डिसीजन मेकिंग को करना है। और इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द क्लोथिंग एंड अपीयरेंस। ये जो एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पे कहते हैं अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम कंफॉर्मिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। और यहाँ पे कैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं अपनी क्लोथिंग की बात करते हैं, हम बहुत फैशन को फॉलो करते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स बहुत फैशन को फॉलो करते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड चलता है, जो कहते हैं सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, जो लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहे होते हैं, जैसे पैंट सूट का क्या चल रहा है, बैगीज चल रही हैं या शॉर्ट कट चल रहे हैं या बेल बॉटम चल रही है या शॉर्ट टाई है, लॉन्ग टाई है, ब्रॉड है, शॉर्ट है। तो इस तरह के अलग अलग टाइम पे जो चलते रहते हैं ट्रेंड्स, तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और किसी ना किसी तरीके से दूसरे एक जो सो कॉल्ड हमारे आइकॉन्स होते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड जिनकी फॉर एग्जांपल हम किसी ना किसी को कहते हैं उनकी तरह बन के दिखाना चाहते हैं। तो ये जो एक किसी के तरह बन के दिखाने की जो हम कोशिश करते हैं, ये ऑथर कहते हैं कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं। तो हमें ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम हेयर स्टाइल्स की बात करते हैं, हम हेयर स्टाइल को एज अकॉर्डिंग टू फैशन चेंज होते रहते हैं, हम उसकी तरह चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ऐसे हैं, हम जो ऐसे अपीयरेंसेस को चेंज करना, अपने क्लोथिंग को चेंज करना एज पर द टाइम वेरीज, एज पर द फैशन, तो ये जो है करना किसी लेवल तक ऑथर कहते हैं ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट अगर ये आपकी आइडेंटिटी को हिट करता है, ये आपकी सो कॉल्ड इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करता है या आपकी आइडेंटिटी ख़त्म होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है आपने इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है, या ये सुजेस्टेबल नहीं है कि आप अपनी इन कन्फॉर्मिटी के चक्कर में जो है आप अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर लें। और इस चीज़ को अगर हम उल्टा करके देखें कि ऑथर ये हमें मैसेज देना चाहते हैं या ये समझाना चाहते हैं कि हमें ये जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो डाउट। और इनकी कहते हैं रिस्पेक्ट रखते हुए, करते हुए हमें अपनी सो कॉल्ड इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, उसको भी ध्यान में रखना है और दोनों में बैलेंस बनाते हुए चलना है। अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए, कस्टम्स की वैल्यू करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए मूव ऑन करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमारे ये जो कंप्लायंस के चक्कर में या कंफॉर्मिटी के चक्कर में कहीं हम अपने आप को ख़त्म तो नहीं कर रहे, हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ तो नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पे ऑथर हमें एक तरीके से एक सुजेशन देते हैं, एक तरीके से सुझाव देते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है, हमने देखना है, फोकस करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे साथ। अगर हो रहा है तो हमें उसको रीइवैल्यूएट करना है और उसको करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है और मूव ऑन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर। और उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत अच्छी लर्निंग मिली है इस चैप्टर में से कि किस तरीके से हम अपना लाइफ में मूव ऑन करते हुए, अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखना है। अलॉन्ग विद दैट कि हम कहीं अपने ईगो के ट्रैप में भी ना उलझें, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। So this is all about this chapter, is conformity holding you back? नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर, उसका नाम है एनर्जी सेल्स। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।